गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगला जो हमारा पाठ है वो है कृतिका से साना साना हाथ जोड़ी और मधुकांत प्रिया जी के द्वारा लिखी। पहली कक्षाओं से लेकर आज तक भी आप लोग बहुत सारे यात्रा वृत्तांत पढ़ते आए हो। 9वीं कक्षा में भी आप लोगों ने पढ़ा था लहासा की और राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा लिखित, और मधुकांत प्रिया जी के द्वारा ये लिखित जो है यात्रा वृत्तांत साना साना हाथ जोड़ी, ये हमें सिक्किम की सुंदरता के बारे में बताता है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताता है, वहाँ की प्रकृति के बारे में बताता है, प्रकृति के रहस्यों के बारे में बताता है। और जो फौजी भाई हमारे दिन रात एक करके -0 अगर हम कहें तो उस तापमान में भी रहकर जो देश की रक्षा करते हैं, कहीं ना कहीं वो संदेश और प्रकृति की उस व्यवस्था का वर्णन इस पाठ में मिलता है जो जल संचय की व्यवस्था प्रकृति हमारे लिए करती है। ये चीज़ें आप केवल और केवल इस पाठ में ही नहीं बल्कि इससे पूर्व अपने साइंस में भी पढ़ते हो ना। कोई रेन हार्वेस्टिंग है, कोई झील है, तालाब है, पहाड़ है, झरने हैं, कि कहाँ कहाँ से प्रकृति ने मनुष्य के लिए जो है जल की व्यवस्था की हुई है। लेकिन मनुष्य क्या करता जा रहा है? प्रकृति के साथ खिलवाड़। तो यात्रा वृत्तांत विधा फिर एक बार कह देती हूँ, कई बार इंटरनल में इस तरीके का प्रश्न पूछ लिया जाता है और बार बार आप लोगों को एक ही चीज़ कह रही हूँ बेटा, वो चाहे आपका कोई इंग्लिश का विषय हो, साइंस का विषय हो या हिंदी हो, अगर जब तक पूरा पाठ नहीं पढ़ा होगा इस बार पेपर पास करने में आप लोग सक्षम नहीं होंगे। फिर से लिखवा लीजिए, पूरा पाठ पढ़ेंगे तो सही होगा, मिलेंगे कि पास नहीं होगे, पास हो जाओगे, लेकिन अच्छे मार्क्स आप लोगों के नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जब तक आप इंटरनल पार्ट को नहीं पढ़ते हो आपको नहीं पता चलेगा। अगर मैंने एक दिन पहले भी कहा था ना कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि मैं कौन हूँ, मेरे बारे में आपको पता है, मेरे पति क्या करते हैं उसके बारे में आपको पता है, मेरे कितने बच्चे हैं उसके बारे में आपको पता है, लेकिन अगर मेरा पूरा पाठ पढ़ा होगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि मेरे माँ बाप कौन है, मेरे माँ बाप क्या करते हैं, क्या नहीं करते। लेकिन अगर नहीं पढ़ा होगा तो सिर्फ इतना ही जानोगे कि पूरन के अलावा तो डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल में हिंदी पढ़ाती है, बस। सुन रहे मेरी बात? सिर्फ आप लोग इतना ही समझ पाओगे। लेकिन जब आप लोगों ने किसी भी चीज़ को थॉरली और इंटरनली पढ़ा होगा तो वो चीज़ कारगर साबित होगी आपके लिए। तो यात्रा वृत्तांत बेटा, यात्रा वृत्तांत क्या होते हैं? सबको रट गया होगा अभी तक तो, कि जब हम किसी स्थान की यात्रा करते हैं और उसके आंखों देखे हाल को जब हमारे द्वारा कलमबद्ध किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? यात्रा वृत्तांत। इस पूरे पाठ में लेखिका ने गंगटोक और सिक्किम का वर्णन किया है कि किस तरीके का जो शहर है उसे प्रभावित करता है सिक्किम। वो अपने मित्र के साथ जो है, मित्रों के साथ, एक गाइड के साथ उसमें सिक्किम घूमने का प्लान बनाया, योजना बनाई हो गई। तो वहाँ पर गंगटोक के बारे में लेखिका ने कहा और इसमें एक प्रश्न भी उभर कर आप लोगों के सामने आता है कि गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। उन्होंने बताया कि हम और आप लोग पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने तो निकल पड़ते हैं, वहाँ जो सड़कों का निर्माण किया जाता है, जो पर्यटकों के लिए रास्ते बनाए जाते हैं, उनमें लोग अपनी जान तक गवा देते हैं, तब जाकर हमारे लिए वो सुलभ सुविधाएं हमें मिल पाती हैं। और यही लेखिका ने गंगटोक के बारे में भी बताया। उसने कहा कि जैसे कि ये जो साना साना हाथ जोड़ी है, इसका जो नाम है ये प्रार्थना के शब्द हैं जो यहाँ पर लेखिका ने प्रयुक्त किए हैं, साना साना हाथ जोड़ी, और उसी के आधार पर ही उन्होंने इस पाठ का नाम रखा है। लेखिका ने कहा कि जब वो सिक्किम से होती हुई वो गंगटोक गई तो उन्होंने देखा कि रात के समय की सिक्किम मानो चांद की रोशनी में और सितारों की रोशनी में वो शहर ऐसे जगमगा रहा था मानो कि नहाया हुआ रोशनी। ठीक है जी, इतना सुंदर और सम्मोहन कर देने वाला दृश्य था वहाँ पर कि जिसे लेखिका जो है देखकर आत्मविभोर हो गई और वो सब कुछ मानो भूल गई। उसे देखकर उसकी सारी इंद्रियां मानो काम करना बंद कर गई और वो स्तब्ध रह गई। वहाँ की सुंदरता का उन्होंने वर्णन किया। फिर जब उन्होंने कहा कि जब वो रास्ते में निकले तो उनका जो गाइड है वो बार बार उन्हें बता रहा था कि मैडम ये जो पर्यटकों के लिए यहाँ पर जो स्थान बनाया गया है, जो रास्ते बनाए गए हैं, जो कटाव बनाए गए हैं, यहाँ पर न केवल पुरुषों के द्वारा बल्कि महिलाएं भी अपने बच्चों को पीठ पर लाद कर जो है काम करती हैं। बच्चे जो है, यहाँ का जीवन जो है वो बहुत आसान नहीं है। बच्चे भी ना जाने दूर दूर कितनी पहाड़ियों पर चढ़कर उनको स्कूल जाना पड़ता है और शाम को भी वो लकड़ियाँ इकट्ठा करने का काम हो या कुछ भी हो, सुबह और शाम का काम करवाने के बाद ही स्कूल जाते हैं। और महिलाएं भी जो है अपने बच्चों के साथ मिलकर ही पुरुषों के समान वहाँ पर काम करती हैं।
फिर इस पाठ में बेटा लेखिका ने ये भी कहा कि एक प्रश्न भी आएगा ये कि कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक दे देंगे। जो हमारा मजदूर वर्ग है, जो हमारा, चाहे इसमें कई वर्ग शामिल हो जाते हैं, कृषक वर्ग भी है, मजदूर वर्ग भी है, लेकिन यहाँ पर जो लेखिका ने बात की है वो उस वर्ग की बात की है जो पहाड़ी क्षेत्रों में काम करने वाले महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, वो पर्यटकों को देने के लिए रास्ते बनाते हैं, अपनी प्रकृति में जिस हिसाब से वो रहते हैं उनके लिए वहाँ पर बहुत अच्छा खाना पीना भी अवेलेबल नहीं हो पाता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में और समतल क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। 11वीं कक्षा में आप पढ़ेंगे स्पीति में बारिश, तो आपको पता चलेगा कि स्पीति भी किस तरीके से बिल्कुल कटा हुआ है, वो भी यात्रा वृत्तांत है। तो यहाँ पर जो है लेखिका ने ये कहा कि उनका जीवन इतना आसान नहीं होता, वो इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, हमारे लिए इमारतों का निर्माण करते हैं, हमारे लिए अनेक रास्तों का निर्माण करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों को इतना कुछ हमारी ओर से या सरकार की ओर से नहीं मिल पाता है जितनी ज़्यादा वो मेहनत करते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए लेखिका ने ये कहा, चाहे वो भवन, अब आप देख लीजिए कि ये भवन का जो निर्माण किया गया है, ये विद्यालय का जो निर्माण किया गया है, वो किसके द्वारा किया गया है? मजदूरों के द्वारा। क्या मजदूर का कोई बच्चा यहाँ पढ़ने में सक्षम है? नहीं। मजदूरों ने यहाँ पर काम किया, धनाढ्य वर्ग के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, या किसी भी स्कूल की अगर हम बात करें, लेकिन उनको मिला तो एक होता है ना, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो मजदूरों से काम करवाते हैं, वो चाहे आप पहाड़ों की बात करें या कहीं ऊपर की, तो मजदूरों को तो केवल 2 वक्त की रोटी कमाने जितना ही, खाने जितना ही मिल पाता है। ठीक है जी। तो वहाँ पर उन्होंने उनकी मेहनत की बात की कि वहाँ के जो लोग हैं, वो लेखिका कहती है कि मैं हैरान हो जाती हूँ कि ये इतनी कोमल दिखने वाली महिलाएं भी क्या पत्थर तोड़ने का काम कर सकती हैं, क्योंकि पहाड़ों पर अक्सर भी बेटा जो अब हमारे यहाँ पर हर तरीके के कॉम्प्लेक्शन के लोग मिलेंगे, लेकिन पहाड़ों पर सर्दी ज़्यादा होती है, धूप की कमी रहती है, तो जाहिर सी बात है कि लोग वैसे ही बर्फ में लाल और भूरे होते हैं। तो लेखिका ये कहती है कि जब उसने देखा उन महिलाओं को, तो वो हैरान थी कि देखिए ये भी इतना कठिन परिश्रम कर सकती है, इतनी कोमल दिखने वाली महिलाएं भी। तो एक वर्णन तो उन्होंने ये किया। फिर बेटा इस पाठ में लेखिका ने कहा कि सिक्किम में पताकाएं फहराने का वर्णन किया। उन्होंने देखा कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार वहाँ पर बहुत ज़्यादा था और 2 रंग की पताकाएं वहाँ पर फहराई जाती थी। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सिक्किम में किस 2 तरह की पताकाएं फहराई जाती हैं और किस उपलक्ष्य में फहराई जाती हैं, इस तरीके से प्रश्न को पूछा जा सकता है। बेटा वहाँ पर जब सफ़ेद रंग की पताकाएं फहराई जाती हैं, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो सफ़ेद रंग की पताकाएं वहाँ फहराई जाती हैं और फिर इन पताकाओं को उतारा नहीं जाता है, समय के साथ ही अपने आप ही नष्ट हो जाती है। ठीक उसी प्रकार अगर किसी उत्सव का आयोजन किया जाना है, किसी समारोह का आयोजन किया जाना है, कोई शुभ कार्यक्रम की वहाँ पर जो है किया जाना है, तो वहाँ पर क्या होता है? रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं और उनको भी नहीं उतारा जाता, वो भी समय के साथ साथ नष्ट हो जाता है। ठीक है। और बेटा यहाँ पर साथ ही साथ लेखिका ने ये भी बताया कि जब वो जा रही थी तो उन्हें किस तरीके से अजीब पहाड़ी क्षेत्रों का जो है सामना करना पड़ा। फिर उन्होंने वहाँ की वादियों की सुंदरता के बारे में भी बताया कि वहाँ पर फूलों से भरी एक वादी थी, जिसे देखकर जो है लेखिका को एहसास हुआ कि मानो वो स्वर्ग में ही आ गई हो। तिस्ता नदी को वहाँ पर जो है लेखिका ने देखा तो उसे लगा कि उसे तो अब यहाँ से लौटकर जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन हमेशा के लिए तो वहाँ रह नहीं सकती थी। फिर यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि पहले जो सिक्किम था वो हमारे भारत का अंग नहीं माना जाता था। आप लोगों ने अपनी ज्योग्राफी या हिस्ट्री में ये चीज़ें पढ़ी होंगी। बाद में जो है, और ये जब लहासा की ओर पाठ पढ़ा था तो तिब्बत का भी आप लोगों ने पढ़ा था, ये बाद में जो है भारत के अंग बने। ठीक है जी। इनको बाद में भारत की सीमाओं में शामिल किया गया था। तो ये सारी चीज़ बताई। फिर बेटा लेखिका ने बताया कि किस प्रकार हमारे जो देश के फौजी भाई हैं हमारे देश के लिए लड़ते हैं और किस तरीके से वो कहते हैं कि जब वहाँ पर बर्फ़ जमी होती है, सांस लेने के लिए भी समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसे में हमारे हिमालय पर खड़े होकर या पहाड़ों पर जाकर हमारे जो देश के फौजी भाई हैं हमारे देश की रक्षा करते हैं। ठीक है। वो गर्मी सर्दी का सामना करते हैं। फिर यहाँ पर बेटा साथ ही साथ उन्होंने ये चीज़ भी बताई है कि हम लोग किस तरीके से अपने जो फौजी भाई हैं जो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, हम कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। उनके लिए हम अनेक कार्यक्रमों का आयोजन करने के बाद जो है उनकी मदद कर सकते हैं।
उनके सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात अगर पेपर में आ जाती है तो आप ये लिखेंगे कि देश की आंतरिक कलह को समाप्त करके, देश के अंदर शांति व्यवस्था को बनाकर, आंदोलन आदि ना करके और इस प्रकार की गतिविधियों को, असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को निष्क्रिय करके हम लोग अपने फौजी भाइयों की मदद कर सकते हैं। क्या होता है बेटा, अगर यहाँ पर कोई आंदोलन हो जाता है तो पूरी सेना वहां से बुलानी पड़ जाती है और इतने में दुश्मन भी इस बात का फायदा उठा सकते हैं। अगर हमारे देश में सारी चीज शांतिपूर्वक चली रहेगी तो सेना भी जो है वो निश्चित होकर सीमा पर डट कर अपना दुश्मनों का सामना कर सकती है। तो इस प्रकार जो है फौजी भाइयों की मदद हम लोग कर सकते हैं। फिर बेटा लेखिका ने इस पाठ में बताया कि जल संचय की व्यवस्था प्रकृति ने किस प्रकार की है। क्या होता है बेटा, बर्फ जमती है, बर्फ से पानी बनता है, पानी बनकर वो झरनों के माध्यम से और तालाबों के माध्यम से आता है और फिर उसके बाद वही पानी जो है बाष्प बनकर बादल के रूप में, बारिश के रूप में बादलों के बाद हमारे सामने आता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है प्रकृति ने हमारे लिए जल की व्यवस्था की बड़ी सोच समझ कर की है। साथ ही साथ बेटा लेखिका ने इस पाठ में पर्यावरण के प्रति हमें संजीदा रहने की, पर्यावरण को बचाने का भी संदेश दिया है कि वहाँ पर जगह जगह लिखा हुआ था। लेखिका ने ये बताया कि जहाँ पर भी ज़्यादा पर्यटक जाना शुरू हो जाते हैं वहाँ उन्होंने देखा कि गंदगी होती है, लेकिन जहाँ पर पर्यटक कम थे वहाँ उन्होंने देखा कि बिल्कुल प्रकृति अपने उम्दा उस पर होती है और बहुत ही वहाँ पर जो है गंदगी भी देखने को नहीं मिलती है। तो लेखिका ने हम सभी से ये आग्रह भी किया है कि अगर हम प्रकृति को जो है सुरक्षित रखना चाहते हैं, बचा कर रखना चाहते हैं, तो हमें पर्यावरण के प्रति जो है अपनी संवेदनाओं को मरने नहीं देना है, बल्कि पर्यावरण की रक्षा भी हमें करनी है। इसकी रक्षा के कुछ कितने ही साधन है। ये इस प्रकार का भी इंटरनल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए आप क्या कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि जो आजकल ये जो फॉर्म आया है कचरे का, सूखे कचरे का, गीले कचरे का, उन्हें मिक्स ना करके अलग अलग डाल सकते हैं। तो बहुत सारा ऐसा होता है ना, बायोडिग्रेडेबल होता है ये चीज़ें। उसके बाद आप कह सकते हैं कि कूड़ा कचरा जो है नदियों में ना बहाया जाकर हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। इधर उधर गंद ना फैलाकर हम लोग रख सकते हैं। पानी को बर्बाद ना करके क्या करते हैं हम लोग, पानी अगर हमारे घर में हमें सही प्रकार से पानी मिल रहा है तो उसके लिए क्या करते हैं, तो हम अपनी गाड़ियाँ धोनी शुरू कर देते हैं। ये इनको हम वॉशिंग सेंटर पर ले जाकर धुलवा सकते हैं ताकि घर का पानी बेकार ना हो। ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे कदम हैं, हम अपने पर्यावरण को पेड़ ना काटकर बिना वजह, ठीक है, अधिक से अधिक पेड़ लगाकर हम लोग अपने पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं। तो पूरी का पूरे पाठ में जो है लेखिका ने ये सारी चीज़ें हमारे को यहाँ पर बताई हैं और अब जो है इसके प्रश्न उत्तरों को जब मैं आप लोगों को करवाऊंगी तो उसमें सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। और उम्मीद करती हूँ कि इस बार प्रश्नों का उत्तर मुझे आपकी तरफ से मिले, जो कि कल इतना नहीं मिल पाया। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंधों लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। बताइए। झिलमिलाती रोशनी में नहाया गंधों लेखिका को इस तरह सम्मोहित कर रहा था, वह अपने आसपास का वातावरण को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गई थी। उनकी सभी इंद्रियां आत्मा के वश में हो गई थी और वह उनके आसपास का सभी वातावरण शून्य हो गया था। वह अपने आप को किसी स्वर्ग में आया हुआ समझ रही थी। उनमें वह आसपास के वातावरण को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई और वो कह रही थी कि यह जगमगाता हुआ जो शहर था वो एक कौन सा शहर था, गैंगटॉक था। और ऐसा लग रहा था जब सितारों की रोशनी पड़ रही थी तो मानो कोई झालर बना दी गई। ठीक है जी। तो लेखिका को जो है पूरी तरीके से, और जाहिर सी बात है बेटा, कोई चीज़ अलग से जब प्रकृति के पास आप जाते हो तो वो चीज़ आपको अनायास ही सम्मोहित करती है। गंधों को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया, बताओ स्नेहा। गंधों को मेहनत कश बादशाहों का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर स्त्री, पुरुष और बच्चे सभी को मेहनत करनी पड़ती है। स्त्रियों को अपने छोटे छोटे बच्चों को पीठ पर लादकर पत्थरों को तोड़कर मेहनत करनी पड़ती है और बच्चों को स्कूल जाने के लिए भी कई किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। चाहे वो बच्चे हो या कोई भी, वो भी अपने माता पिता का हाथ उनको बढ़ाना पड़ता है और पुरुष के साथ साथ महिलाएं और बच्चे भी साथ।
बैठिए, बहुत बढ़िया। कि वहाँ की चाहे महिलाएं हों चाहे बच्चे हों, सभी जो है पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं। जो पर्यटक स्थल है उसको सुगम बनाने के लिए वहाँ की सड़कों के निर्माण में, पत्थर तोड़ने में और घर के कामकाज करने में, बच्चों को स्कूल लाने ले जाने में जो है महिलाएं भी किसी प्रकार से पीछे नहीं है। और इसीलिए दंतों को मेहनत बादशाहों का शहर कहा जाता है। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन किन अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? दोनों अवसर आपको बताए थे, किन किन की ओर? जी, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं, और अगर कोई समारोह या कार्यक्रम का आयोजन होना है तो रंगीन पताकाएं शुभ अवसर पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। और इतने से काम नहीं चलेगा बेटा, फिर साथ में आपको ये भी लिखना होगा कि इन पताकाओं को उतारा नहीं जाता है, बल्कि समय के साथ ये अपने आप ही नष्ट हो जाती है। ठीक है जी। जितेंद्र नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां हैं? इसमें आपको सारी चीजों को समेट देना है। किस किस को? भौगोलिक स्थिति को, कि वहाँ की जलवायु कैसी थी, वहाँ की प्रकृति कैसी थी, प्रकृति ने किस प्रकार जल संचय की व्यवस्था की हुई थी, ये सारी चीजें आप इसमें लिखेंगे। ठीक है। पहाड़ी जनजीवन के बारे में आप लोग बताएंगे, बताओगे कि नहीं बताओगे? नदी के बारे में, झरनों के बारे में, कि किस प्रकार जो है पर्यटकों को यहाँ की प्रकृति लुभाती है और यहाँ के जो लोग हैं वो कितने मेहनत कश हैं। तो ये सारी चीजें जो है, जितेंद्र नार्गे जो थे बेटा वो गाइड थे, तो इन सब का वर्णन आप इसके अंदर जरूर करेंगे। फिर है लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? यहाँ पर भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताना चाहती हूँ। ये मैं घूमते चक्र की बात भी कहना चाहती थी कि वहां पर बेटा ये धर्म चक्र था। अक्सर क्या होता है, एक सी आत्मा क्यों दिखाई दी? क्योंकि हर जगह पर लोग जो है धर्म में विश्वास करने वाले होते हैं। वहाँ बौद्ध धर्म का वो चक्कर था। लोगों का ये मानना था कि इसको घुमाने से आपकी सारे जीवन की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, सारे पाप धुल जाते हैं। और अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो हम क्या समझते हैं कि गंगा में नहाने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। कोई कहता है कि माँ वैष्णो देवी पर जाना है, कोई गंगा स्नान के लिए जाता है, कोई कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर में जाता है, कोई काशी जाता है। ठीक है। मुसलमान लोग जो है वो काबा जाते हैं। तो इस प्रकार वो कहती है कि पूरे भारत के लोग कोई ना कोई हर चीज को मानता है। ठीक है ना, कि ऐसा लगता है कि सभी लोग जैसे एक जैसे हैं, कि पूरे भारत की आत्मा एक जैसी लेखिका को नजर आए। जितेंद्र नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि कुशल गाइड में क्या क्या गुण होते हैं। क्या क्या गुण होते हैं भाई गाइड में? उस जगह की सारी जानकारी उसे होनी चाहिए, वहाँ के जनजीवन के बारे में पता होना चाहिए, वहाँ के रास्तों के बारे में पता होना चाहिए, वहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। और जितेंद्र नार्गे में भी ये सभी गुण थे कि उसे आसपास के हर क्षेत्र का पता था, वहाँ की फसलों के बारे में पता था, वहाँ की ऋतुओं के बारे में पता था। उसे पता था कि वहाँ के जो जनजीवन जो है, वहाँ के जो लोग हैं किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं। अब बेटा गाइड में ये सभी गुण होंगे तभी तो वो कर पाएगा ना। और उससे साथ ही साथ ईमानदार भी होना बहुत जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाइए। हाँ, हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है, यहाँ पर भी आप कह सकते हैं बेटा, एक तो प्रकृति हमारे को अपनी ओर आकर्षित करती है, और सबसे बड़ी बात, हिमालय हमारे देश का सबसे बड़ा प्रहरी है जो हमेशा ही हमारे देश की रक्षा दुश्मनों से करता है। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है? भाई लेखिका को क्या लगता है कि मानो उसकी सारी इंद्रियां काम करना बंद कर गई हैं, उसे बिल्कुल स्वर्ग जैसा एहसास होता है। वो उस स्थान को छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहती। प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गई? जब उन्होंने देखा कि वहां पर जो कोमल हाथों वाली महिलाएं हैं, उन्होंने उनको मजदूरों के साथ पत्थर तोड़ते हुए देखा। और साथ ही साथ बेटा जब उन्हें पता चला कि इन सड़कों के निर्माण में ना जाने कितने लोग अपनी जान गंवा देते हैं, तो वो जब दृश्य उन्होंने देखे तो वो झकझोर गए। तो जब देखा कि महिलाएं अपनी पीठ पर अपने बच्चों को लादकर काम करने में पूरी भागीदारी निभा रही थी। उसके बाद बेटा ये अपने सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है? गाइड, वहाँ के आम जनता और
और किसका होता है? बोलो। और कौन होते हैं? और सरकार, बिल्कुल। वहाँ का जो पर्यटक जिसको हम कहते हैं विभाग जो होता है, तो कितने सारे लोग जो हैं हमारी इस मामले में मदद करते हैं, ठीक है, क्योंकि होटल वगैरह भी तो बने होते हैं, हर चीज देखनी पड़ती है। फिर बेटा ये आपको बता ही दिया था कि कितना कम लेकर के समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। तो आम जनता की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है कि इतना कुछ मजदूरों को मिलता नहीं है जितना वो हमारे लिए करती है, ठीक है। जितना उन्हें मिलता है वो बहुत ही कम है, लेकिन ये मजदूर हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को बनाने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। बिल्डिंग इमारतें बनाते हैं तभी तो आगे काम चलता है भाई, ठीक है। चलिए बाकी जो है इसके बाद वाले में नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।